अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के बाद अब हम देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान को भरपूर और मौसर जवाब दे रहा था, लग ही रहा था कि अफ़गानिस्तान जिसको पाकिस्तान ब्रदर इस्लामी मुल्क कहता आया है, जिसके तकरीबन 30 लाख से ज़ायद जो अफ़गान पनाह गुज़ीन थे जिनको 70 की दहाई में पाकिस्तान ने जवा दिया, और वो जो नंबर है वो 30 लाख से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है 2025 में। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जिस तरह अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया और अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद जिस तरह पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस हुई, मेरा ख्याल यह है कि तमाम तर चीज़ों को अफ़गानिस्तान यकसर भुला चुका था। और हमने कुछ अर्से पहले देखा कि CPEC-2 के नाम के ऊपर जिस तरह चीन ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को करीब लाने की कोशिश की, उसके बाद भी ये लग रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान जो है उसमें एक सेन डिसीजंस और ख़ास तौर पर अप्रोच जो है पॉजिटिव उसका पनपने की रफ्तार बढ़ सकती हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकें। पिछले कुछ दिनों के दौरान जब अफ़गानिस्तान की तरफ से पहल की गई पाकिस्तान पर हमला करने में, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान ने जो मौसर जवाब दिया, उसके बाद फिर एक रोज़ पहले ये इत्तलात मिली कि रात गए अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। तो अब महसूस ये होता है कि पाकिस्तान ने उसका जो रिस्पॉन्स दिया और कई घंटे तक देता रहा, नतीजा ये निकला कि आज अफ़गान हुकूमत को, जिसको आप अफ़गान तालिबान की रजीम भी कह सकते हैं, बिला आखिर घुटने टेकने पड़े और उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ये दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान कम अज़ कम 48 घंटे के लिए सीज़ फायर करे। इन चंद घंटों में जो कि गुज़श्ता रात से सुबह तक गुजरे, पाकिस्तान ने उनको जिस तरह खाक चटाई, उसके बाद यकीनन ये देखने से ताल्लुक़ रखता है कि आखिर अफ़गानिस्तान अगले 48 घंटों में क्या सोच विचार कर सकता है। लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि अब पाकिस्तान इस हवाले से भरपूर गौर कर रहा है कि अफ़गानिस्तान से रिलेटेड पॉलिसी को रिव्यू करने की तो ज़रूरत है, लेकिन अफ़गानिस्तान आखिर किसकी एमा पर इतना आगे बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी कुछ बात करने की ज़रूरत है। और आगे चलकर ये जो दो ममालिक हैं जो कि आपस में एक बॉर्डर के दोनों जानिब मौजूद हैं, ये कैसे एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं, इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर दिफाई तरफ जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पहले भी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले भी ये सारा मसला हुआ और अफ़गानिस्तान ने पहल की, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, खामोशी हो गई। लेकिन फिर हमने देखा रात गए फिर ये सब कुछ हुआ, फिर अब पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद अफ़गान हुकूमत को कहना पड़ा कि जी अब बस कर दें, 2 दिन हमें चाहिए, इसमें सीज़ फायर कर दें। सर आपके ख्याल में क्या ये उनको खुद नहीं पता था कि पाकिस्तान के साथ लड़ना कितना मुश्किल होगा, और आखिर वजह क्या है कि बार बार उनकी तरफ से ये बिला इश्तियाल अटैक्स करने की कोशिश पाकिस्तान पर हो रही है? देखिए, साइंस की एक तारीख है। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर ये पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान पर पहला जिस मुल्क ने बाकायदा हमला किया था वो अफ़गान थे, और ग्रोइंग अप इन द आर्मी इन 70s एंड 60s हमें बाकायदा 2 फ्रंट वार की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी कि एक तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर पे और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों पे। तो ये तो एक तारीख है। और फिर देखो उसके बाद जब ये सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान में, उसके बाद भी पाकिस्तान ने जितना अपना कुछ जोर लगाया, जितनी इनकी मदद की, और ये बाद में लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने किया, पाकिस्तान पहले 1.5 साल तनहा इनके सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। इनके लोग आए, मैं उस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे था, और इनके लोग इतने इस तरीके से आए, जिस हालत में आए, हमने उनको अपना दिल खोल के उनकी मदद की। पाकिस्तान ने अपनी बसात से बढ़कर इनकी मदद की। बहरहाल वो अफ़गान है, उन्होंने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है अब भी और पहले भी। पाकिस्तान ने इसके बाद जो मुख्तलिफ ग्रोह थे उनसे बातचीत भी की, और अल्टीमेटली जब अमेरिका को यहाँ से रुखसत हुआ अमेरिका, तो पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा कैपिटल जो है ना, डिप्लोमेटिक कैपिटल कह लीजिए, पॉलिटिकल कैपिटल कह लीजिए, मिलिट्री कैपिटल लगा के ये एक जो दोहा माहिदा है वो कराया गया था। उसमें इसमें पाकिस्तान अगर बीच में शामिल ना होता तो ये आज भी ये भुगत रहे होते अमेरिका को इस सिलसिले में। अब ये जो रिसेंटली आप देख रहे हैं, ये जब से ये तालिबान आए हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई थी उस वक्त भी, और अब भी आपको नज़र आ रही हैं कि उन्होंने आते ही पहले तो जेल खोल दी, जिसमें जितने भी TTP के लोग पकड़ के रखे हुए थे, अशरफ गनी साहब ने कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल। इनके साथ TTP के साथ वो मिलकर बाकायदा जंग भी करते रहे हैं, और TTP के साथ मिलकर उन्होंने और बहुत सी कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर भी की हैं उन्होंने। ये TTP के साथ उनके ताल्लुकात तो थे। पाकिस्तान ने इसके बावजूद उनसे बातचीत की, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कोशिश की कि बातचीत कर दे, मसला हल हो जाए।
लेकिन तालिबान ने हमेशा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सब्र था, जो आप उसको स्ट्रेटेजिक पेशेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो पाकिस्तान समझता है कि भाई हमारे भाई हैं, हमारे साथ इनके ताल्लुकात हैं हर किस्म के, और बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है, और अफगानिस्तान में अगर बदअमनी है तो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचता है इससे। तो पाकिस्तान बहुत वाज़ेह था इस सिलसिले में, इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन रह के इनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तालिबान को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने जैसे हुकूमत में आए, उन्होंने भारत को दोबारा अपने इलाके में जगह दी। इसराइल पहले से मौजूद था वहां पर, दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी हैं वो वहां मौजूद थी। जो उनकी फोर्सेस थी वो मेल्ट तो हो गई, लेकिन वो थी तो वहीं पर, हथियार भी तो अमेरिका वहीं छोड़ के गए। जो इंडिया थी वो भी वहां मौजूद थी, वो भी ट्रेन थी, कोई इंडिया से कोई अमेरिका से बस, वो भी वहां मौजूद थी सारे। ये सारे नासर वहां मौजूद थे। मैं उस वक्त से ये खबरदार कर रहा हूँ कि ये लोग पाकिस्तान को चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि भारत अब तालिबान के जरिए पाकिस्तान पर जो हमले करवा रहा है, इसमें जो लोग और भी मुल्क शामिल। अगर आपको याद 2019 में जब ये भारत ने बालाकोट की स्ट्राइक की थी, तो उसके स्ट्राइक के जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दे दी, उसके बाद 1-2 दिनों के बाद एक बड़े बाखबर इनका, मैं बात कर रहा हूँ, जराए ने कहा था कि ये सारी मनसूबाबंदी काबुल में हुई थी, जहां पर रा मौजूद थी, जहां पे CIA मौजूद थी, जहां पे मोसाद मौजूद थी। कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाजत दे दी है पाकिस्तान के खिलाफ। उसको पैसा मिल रहा है, अमेरिका अब भी उनको सालाना तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर दे रहा है उनको। क्यों दे रहा है? भारत जो इतना कुछ अपना लगा के बैठे, क्यों करके दे रहा है वो उसको? वो तो सर सिफारत खाना खोल रहे हैं अब अफगानिस्तान में। सना, यूल बी सरप्राइज, जब ये हुआ सारा तो मैंने किसी प्रोग्राम में बात की किसी से, तो वो लोग हंस पड़े। मैंने कहा ये भारत पहला मुल्क होगा इस खित्ते में जो इनको रिकॉग्नाइज करेगा, और अब होने जा रहे सब। जी, मैं भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की है, अब फिर हो रही है, और भारत को बैकिंग भी हासिल है इसमें। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अब तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, एक पाकिस्तान को मिलिटरीली जवाब तो दे रहा है, डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहा है। अब रूस और चीन भी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब तक यहाँ पे तालिबान को बात समझ नहीं आएगी, मसला हल नहीं होगा, और वो भी उन्होंने कोशिश किया कि रिस्ट्रेंट शो करें। दोहा, बाकी कैपिटल, लेकिन ये बात समझने को तैयार नहीं है ये। लेकिन सर मुझे अब आपने जैसे बहुत सारे पॉइंट्स अभी उठाए हैं, एक तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अफगानिस्तान से बात करें? अफगानिस्तान की मजबूरी होनी चाहिए, वो अमेरिका से, भारत से, कितनी जगहों से कंट्रोवर्शियल किस्म की सूरत में फंडिंग्स लेता है। दूसरा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो अगले 48 घंटे इन्होंने मांगे हैं, क्या ये करने के लिए मांगे हैं? क्या इसमें इनको सोच विचार करनी है? पिछले कुछ दिनों में भी ऐसा हुआ, फिर कुछ वक्त की खामोशी हुई, फिर इन्होंने दोबारा अटैक किया। दूसरा, आपके ख्याल में ये जो हमले हो रहे हैं, इसमें भारत का कितना अमल दखल है उनको आशीर्वाद देने में? देखिए, भारत तो, मैं ये भी बाहर कह चुका हूँ कि इस खित्ते में अगर आपने अमन कायम करना है तो फिर न्यू दिल्ली को जब तक बहुत तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बात नहीं हल नहीं होगा, क्योंकि वो एपी सेंटर है जहां से सारा कुछ मनसूबाबंदी होती है। सब बाकी लोग जो भी इनके साथ शामिल है करते हैं वो उसमें, तो वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ये करेगा ही। और जब पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली मई में जिस तरीके से भारत को धूल चटाई है, उसके बाद तो भारत तिलमिला रहा है ना, तो तालिबान को उन्होंने बाकायदा इस्तेमाल किया इस सिलसिले में। तो वो ये तो तय है कि तालिबान उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक उनको ये बात अच्छी तरीके से समझानी जाएगी। बातचीत के जरिए नहीं, अभी बातचीत तब होगी जब अब तालिबान खुद आके, और सिर्फ बात से नहीं अपने अमल से ही साबित करेंगे, तब पाकिस्तान को अपनी ये पॉलिसी में थोड़ी नरमी लाने की गुंजाइश। वरना पाकिस्तान को इसमें नरमी नहीं लानी चाहिए। अगर आपको याद हो, आज नासिर मरीर जब चीफ बने थे तो उन्होंने जो पहली पॉलिसी ऐलान की थी, पेशावर में जगह करके ग्रैंड जगह हुआ था, उन्होंने उसको वाजे कर दिया था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बावजूद बर्दाश्त किया, अब पाकिस्तान स्ट्राइक कर। ये 48 घंटे जिन्होंने मांगे हैं, ये सोच विचार उन्होंने की हुई अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार की हुई है, और सोच विचार कर उनके मदद देने के लिए दूसरे ममालिक का मैं जिक्र किया मौजूद है उनके साथ। ये वो सब अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं, उन्हें पीछे हटना नहीं। अब चीन के साथ देख लीजिए, उसके बाद रूस में भी जो बातचीत वो भी देख लीजिए, सब मुल्कों ने इनको वार्न किया है कि अपने मुल्क को भी दहशतगर्दी का शिकार ना होने दें। लेकिन उन्होंने एक इंडस्ट्री बना के रखी हुई है, इसको पैसे उनको मिल रहे हैं, वो थोड़े से पैसे आगे कर देते हैं। ये तालिबान लीडरशिप जितनी है, आप कभी गौर करें कि जायदादें हैं कहां पर?
इनके पास पैसा बेइंतहा है, जायदादें इनकी अब देखें मिडल ईस्ट में फैली हुई है इनकी। अब वहां में लाइफ स्टाइल देखें तो आप हैरान रह जाएंगे जाके उसमें। तो बदकिस्मती ये है कि ये खुद तो जो कुछ कर रहे हैं उसका ये फायदा उठा रहे हैं, जो आम अखवान है उसको कैनन फोटो के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं ये भी। अच्छा, अब गुलाम मुस्तफ़ा साहब से कथा कलामी की माजरत, आप क्या समझते हैं कि अब सिचुएशन कहाँ जा रही है? पाकिस्तान ने सीज़ फायर तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाजों पर इंगेज करने की कोशिश की जा रही है दुश्मनों की तरफ से। कभी भारत इंटरवीन कर रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि अगले चंद महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि भारत की तरफ से हमला हो सकता है। फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी हमारी अफवाज को इंगेज किया जा रहा है। दूसरी तरफ टेररिज्म के नाम के ऊपर केपी में बड़े मसाइल हैं। आपके ख्याल में बेसिकली कैसे हम एक ही वक्त में बैक वक्त मुख्तलिफ महाजों पर अपने आप को रख सकते हैं? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं बदकिस्मती ये पहले भी मैं बात करता रहा हूँ, फिर मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये एफर्ट क्या है? मगरबी बॉर्डर, जैसा आपने कहा, उसको हीट अप किया जाए ताकि पाकिस्तान वहां पे एंगेज हो जाए, और अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को टेररिज्म के जरिए एंगेज किया रखा जाए, और अंदर हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के अनासर हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को चैन से बैठने ना दिया जाए, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को, हमारे अवाम को बेचैन रखा जाए। और उसके बाद भारत ईस्टर्न बॉर्डर से जो खबरें आपने आ रही हैं, इससे बड़ी सीरियस खबरें हैं वहां से कि वो लोग बहुत मनसूबाबंदी के साथ तैयारी में मसरूफ हैं, और ये एक दो महीने में ये सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट करने की कोशिश है इनकी किसी तरीके से, ताकि एक तो भारत को जो इनका खोया वक़ार है वापस मिल जाए, और पाकिस्तान उस स्टेज पे आ जाए कि जब ये हर जो भी चीज़ पाकिस्तान को कही जाए, जो भी भारत के पीछे पुष्पनाई कर रहे हैं, वो सब मिल के इसमें बात कर रहे हैं, और अमेरिका इसमें साथ है। प्लीज ये मत भूलिएगा कभी भी। हमें ये गलतफहमी है कि ट्रम्प साहब ने बहुत जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अमेरिका ने भारत को छोड़ा नहीं है। भारत के साथ जो अमेरिका के मुआहदे हैं वो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, इतने ज्यादा वो सीरियस किस्म के मुआहदे हैं कि वो कभी या कभी जब ऑपरेशन में आएंगे तो पाकिस्तान को अंदाजा होगा इसका। इसलिए चीन को इसका पता है, रूस को इसका पता है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये स्टेज ना आए। लेकिन पाकिस्तान को इसलिए तैयार रहने की जरूरत है। अब ये 48 घंटे हैं, इसमें पाकिस्तान अपने गार्ड डाउन नहीं करेगा, ना ही करना चाहिए इसको। और जिस तरह पाकिस्तान ने वाजे किया कि जहां से भी दहशतगर्दी की इत्तला मिलेगी, जहां भी होगा, हम जाएंगे उसके पीछे, क्योंकि अब ये मौका है। क्योंकि ये हमने इसको टूल दिया, इनको टाइम दिया, इनको और इनको ढील दे दी, तो फिर पाकिस्तान को ये सारी एफर्ट दोबारा करनी पड़ेगी। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। जनरल मुस्तफ़ा साहब बहुत ही मुफस्सिल, बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे थे इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर, और देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया है अफगानिस्तान को। उसके बाद सीज़ फायर तो बनता था, 24 घंटे क्या 48 घंटों का टाइम लिया गया है। लेकिन जैसे ये भी फरमा रहे थे कि अफगानिस्तान में तैयारी तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर वापस आके एक मरतबा फिर अटैक कर सकें। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से इससे भी ज़्यादा मौसर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद खुद अफगानिस्तान से जुड़ी दहशतगर्दी हो या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मसाइल हों, सबसे बड़ा जो सूबा इससे इफ़ेक्ट हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सीएम का जो चुनाव है वो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि उसके बाद मसाइल ना ख़त्म होने का एक सिलसिला वहाँ शुरू होता हुआ महसूस हो रहा है। इसके ऊपर कुछ सियासी तजिया जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर इस वक्त जितनी ज़्यादा एक्टिविटी खैबर पख्तूनख्वा में आज नज़र आई है, शायद ही किसी और सूबे में देखने को मिली हो। एक तरफ वज़ीर आला का चुनाव होना था, और जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इंटरवीन करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ अपोजिशन इसमें जो एक बड़ा अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रही थी, वो कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से उनको भी फारिग कर दिया गया। टेक्निकल बुनियादों पे अगर देखा जाए तो बड़ा देर से सही, लेकिन JUIF ने भी उसमें अपना किरदार डालने की कोशिश की है। लेकिन मामला इस हवाले से भी बड़ा सादा था PTI के लिए, क्योंकि उनके पास जो अक्सरियत है वो 2/3 अक्सरियत थी, और उनके जो कारकुनान थे या जो उनके MPs थे उनको भी अपोजिशन तोड़ने में बज़ाहिर नाकाम नज़र आई। लेकिन किस हद तक ये फ्रूटफुल साबित होता है आगे चलकर, और दीगर जो इश्यूज उस सूबे से जुड़े हैं उसके ऊपर कुछ सियासी हम तजिया जानने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में सीनियर सहाफ़ी होते हैं हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले फरमाएगा कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, फाइनली हसन निसार साहब वैसे तो वज़ीर आला बन गए हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर कंपेयर किया जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब से ये कितने मुख्तलिफ साबित हो सकेंगे परफॉर्मेंस में? देखें, एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि गंडापुर साहब से वो बेहतर साबित होंगे। कितना बेहतर साबित होंगे और किस डायरेक्शन में बेहतर साबित होंगे,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जिम्मेदारी की बात की है, तो जिम्मेदारी तो भाई एक ख़ानदान की भी हो, किसी सरबराह पे। हज़रत उमर का एक कौल है, सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है कि मुझे अमीरुल मोमिनीन होने से बेहतर है कि मैं वो चारा होता, चारा, फॉडर, जिसे ऊँट ने खाने के बाद अपने जिस्म से खारिज कर दिया होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक छोटे से ख़ानदान की बहुत बड़ी होती है, और ये इन हालात में, इस मुल्क में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो पुलिस सरात पे चलने से भी शायद मुश्किल होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। चूँकि ओवरऑल देखो, ओवरऑल एक कंडीशंस होती हैं किसी सोसाइटी की, किसी मुल्क की। ट्रैफिक की देख लो आप। मसलन मैं बड़ा लॉ अबाइडिंग आदमी हूँ, मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, ड्राइवर साथ होता है, लेकिन मेरा अगर एक्सपायर कर जाए लाइसेंस तो आई स्टॉप ड्राइविंग जब तक वो उसका रिन्यूअल ना हो। लेकिन लोग जानवरों की तरह सड़कों पे जो फिर रहे होते हैं, चार चार ख़ानदान के, उनको अपनी भी परवाह नहीं होती, मजबूरियाँ भी होती हैं, मोटर बाइक पे बैठे हैं, बहुत तेज़ जा रहे हैं, लेकिन दरमियान वाली या स्लो वाली लेन में। जब ये अजीबोगरीब पूरे मुल्क की जो सियासी और इक़्तिसादी हालत है वो इतनी एबनॉर्मल हो चुकी है, और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो डेंजर जोन में दाखिल हो चुकी है। इन हालात में परफॉर्म कोई कैसा करेगा, आई डोंट नो। हमारे अपने पेशे के बहुत से लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं, बात उनके लिए यहाँ वो समझते थे कि माहौल साजगार नहीं है, तो अपना अपना तरीक़ेकार होता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अल्लाह करे, दुआ ही कर सकते हैं हम, और दुआ के लिए रिट चाहिए। दुआ के लिए हम मुंह उठा के कह देते हैं कि जी दुआ मांगो, दुआ मांगो। दुआ के लिए रिट चाहिए, मेरिट चाहिए। मेरिट के बगैर कोई दुआ मांगता रहे कि मुझे लाजवाल जिंदगी मिले, यानी मौत कभी ना आए, कबूल होगी? क्योंकि इलॉजिकल बात है। इसी तरह इन हालात में जो पाकिस्तान, जिनसे अब से नहीं, वैसे तो माशाल्लाह 78 साल हो गए, मैंने तो जब से होश संभाला है, मैंने तो पाकिस्तान को स्मूथ सेलिंग में देखा ही कभी नहीं। कोई दौर उठा के देख लो। बहरहाल चलें, आप नेक्स्ट। सर ये फरमाइएगा कि वैसे तो पीटीआई और जेयूआई फे में बड़े अच्छे मरासिम ताल्लुकात बन गए थे, लेकिन हमने देखा कि जब वज़ीर आला के चुनाव की बात हुई तो जेयूआई फे भी कोर्ट में चली गई और उन्होंने कहा कि ये कानूनी और आईनी तरीके से नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि इंटेंशंस क्या हो सकती हैं जेयूआई फे की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासत सरतापा बेकिरदार है, बदकिरदार है, अनप्रेडिक्टेबल है। एक मुहावरा है, आपने भी सुना होगा, कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये मैंने नहीं बनाया, इसको आप इम्प्रूव करके कह सकते हो, सियासत के खोपड़ी में मग़ज़ भी नहीं होता। ये सवाए खुद गर्जी के कुछ नहीं है। पैंतरे बदलते रहते हैं, बरसा बरसा आपके सामने तारीख है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उसमें क्या कुछ नहीं होता रहा। फिर मिसाके मुकमुका कर लिया। ये मौसमों के साथ ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, मेरा नहीं ख्याल कि बानिए पाकिस्तान के बाद कोई बाकिरदार कैरेक्टर मैंने देखा हो। आप इससे इख्तलाफ कर सकती हैं, आई एम कन्विंस्ड। सो जेयूआई का ये करना वो करना, इनको छोड़ें आप, ये कुछ भी नहीं। हवस इक़्तिदार के मारे हुए लोग, इनकी ना कोई वैल्यूज़ होती हैं, ना इनकी कोई मोरालिटी होती है। वल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो इसमें कोई नई बात नहीं, हमेशा से यही कुछ होता रहा है। ये भी फरमाइएगा सर कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि स्पेशली सैलाब के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़ुबानी बयानात बहुत हद तक बढ़ गए थे, लेकिन आज हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की आपस में मुलाकात हुई है और बहुत से इशूज़ के ऊपर बातचीत तो हुई होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक था कि आपस में गर्मा गर्म बयानात दिए जा रहे थे, या आपको लगता है कि वाकई जो रिजर्वेशंस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो एड्रेस हो सकेंगी आज की मुलाकात के बाद? नहीं, इख्तलाफात, देखो बात सुनो, वो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, पता नहीं आपको पंजाबी कितनी समझ है, वंड खाओ तो खंड खाओ। ये ज़रूरतों के तल्लुकात हैं, इनका कोई रोमांस तो नहीं है। ये वही जरदारी साहब है ना
जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा तो अंतड़ियाँ निकालूंगा तो फलाना करूंगा। और ये वही जरदारी साहब हैं ना जिनकी जुबान काटी गई थी नवाज शरीफ के दौर में। और ये वही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं जो इनको सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे। ये ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ किरदार और उसूल, इस सियासत में इनका कोई वजूद नहीं है। एवरीबडी इज अ वेरी वेरी टुडे पर्सन, आज में जिंदा है। इनकी ना मोहब्बत की कोई औकात है, ना इनके ताबन की कोई औकात है, ना इनकी नफरत की कोई औकात है। ये सौदागर है, खत्म। मेरी आपके साथ डील नहीं हुई, मैं अगली दुकान पे चला गया, वहां डील नहीं हुई, उससे अगली पे चला गया। इस तरह के मामला में मुकमुका करके कुछ चलते रहेंगे जब तक चलते रहेंगे। अदरवाइज कौन नहीं जानता कि पंजाब गढ़ था पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी पैदा हुई, परवान चढ़ी ही पंजाब में, और धांधली से वो जैसे भी इनसे छीना गया, कैसे वो भूल सकते हैं। वो आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं कि पंजाब में चूंकि अब नून लीग की कोई हैसियत रह नहीं गई तो शायद उनका को दोबारा तुक्का शुक्का लग जाए। बाकी एक अरेंजमेंट है जो चल रहा है। इनके अपने लोग कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड क्या होता है? ये कोई लॉयल्टी, वफादारी, दोस्ती या वतन की तामीर करना या लोगों की खुशहाली या फलाना टमकाना, ये तो इनका एजेंडा है ही नहीं। इनका एजेंडा है इक़्तिदार, मौरूसियत, बुनियादी तौर पे। बाकी जरूरतों के साथ साथ है ये पानी की तरह एक रवैया। पानी क्या है? सैलाब आ जाएगा तो अंधाधुंध फैल जाएगा, नॉर्मल होगा तो नहर तक महदूद हो जाएगा। नहरें मिलते मिलते दरिया बनती हैं, दरिया समुद्र में गर्क हो जाता है। तो पानी का बिहेवियर है, घड़े में डालो घड़े जैसा रंग हो जाएगा, उसका शक्ल उसकी वैसी हो जाएगी। ग्लास में डालोगे ग्लास जैसी हो जाएगी। कभी वो भाप बन जाएगा पानी, कभी बर्फ बन जाएगा। तो ये इस तरह की बात है। ये कैरेक्टरलेस सियासत है हमारी। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। हमारी सियासत अवाम ओरिएंटेड है ही नहीं। अवाम को एक्सप्लॉइट करना, उनको बेवकूफ़ बनाना और उनसे माइलेज निकालना और फिर बैरून मुल्क सासे बिल्ड करना, और ये टोटल एजेंडा वो होता है जिसमें वो कामयाबी से अब तक चल रहा है। 78 साल हो गए। बाकी देखते हैं, असूली तो बात है ही कोई नहीं है। सर, एक बड़ा मसला इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी है। अगर अपोजिशन को देखा जाए तो बज़ाहिर तो हुकूमत के सामने कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। ये जो एक पीटीआई मौजूद है ये भी बज़ाहिर एहतजाज करके पार्लियामेंट को छोड़ देती है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट के पास तो ये ऑप्शन है कि वो जो मर्जी करे। वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो किरदार अदा नहीं कर पा रही? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं और आप कौन होते हैं बताने वाले वो कहाँ गलती कर रही हैं। उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी बॉयल्स डाउन, उसका बॉटम लाइन क्या होता है? पॉपुलैरिटी। और वो तो भुट्टो को फांसी दे के भी आप पीपल्स पार्टी आज भी एक रियलिटी है, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट। तो पॉलिटिक्स तो इस चीज का नाम नहीं है। इट इज ऑल अबाउट पॉपुलैरिटी, और इसमें कुछ शक है ही नहीं। नून लीग जो है वो बिल्कुल अब एक साया सा रह गया है। पीपल्स पार्टी कब की सिंध तक भी नहीं कहना चाहिए, वो मखसूस इलाके हैं सिंध के, कराची वगैरह में, ये तो उनका वजूद कब का ख़त्म हो चुका है। बाकी जो सूरत हाल है वो सारी सामने आ जाएगी। गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां इस मैदान जंग में गलतियां भी होती हैं। तो हमारी तो जंगी किस्म की सियासत है, उसमें ठीक है, सही काम भी हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, बनी नौ इंसान के हीरोज होते हैं ट्रेजिक हीरोज। सुल्तान टीपू अगर शहीद ना हुए होते मैदान जंग में, आप और मैं उनका नाम भी ना जानते। तो ये बुनियादी तौर पे इन्होंने तो जिंदा किया है। मैं नाम लेके बता सकता हूँ। पीटीआई के जो लोग मुझे कहा करते थे कि हमारा तो ये हाल हो गया, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते, जब वो इक्तदार में थे। क्या ऐसा हुआ कि इक्तदार खोने के बाद उनका ग्राफ चढ़ना शुरू हो गया? कोई मुझे साइंस समझा दे। कोई बंदा ऐसा नहीं है। ये सब लोग आया करते थे मिलने मुझे,
वो कहते थे हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते जाते हुए डर लगता है। चौधरी फवाद हो या वो जो वापस चले गए चांद साहब वगैरह, ये वो सारे, मैं नाम ले रहा हूं, कौन उनको पॉपुलैरिटी के इस लेवल पे लेके आया, कौन सी स्ट्रेटजी थी या कैसे हालात थे जो यार उनका तो दाएं बाएं है ही कोई नहीं, उनका तो किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है पीटीआई के साथ। पॉपुलर हैं, कल इक्तदार में ले आओ इनको। देखो सना, मैं एक बात आपको बता, कल इक्तदार में ले आओ पीटीआई को, 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर देखना, चूंकि पाकिस्तान वहां पहुंच चुका है इक्तसादी और दीगर हवालों से कि इसको संभाला देने के लिए। अब देखो इकॉनमी ना उजड़ा करती है रातों रात, ना आबाद हुआ करती है, ना बर्बाद हुआ करती है। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम नाउ। लास्टली ये फरमाएगा सर कि एक नई आईनी तरमीम का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि 27वीं तरमीम आएगी और उसमें जो फ्लॉज 26वीं तरमीम में रह गए थे उनका अहाता किया जाएगा, लेकिन इसके साथ 18वीं जो तरमीम है उसमें भी जो मसाइल दरपेश थे, जो बज़ाहिर अब महसूस ज़्यादा किए जा रहे हैं, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि 18वीं तरमीम का जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत लेती है, तो उनको कन्विंस करना कैसे मुमकिन हो सकेगा इस वक्त की हुकूमत के लिए? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी इसकी मुखालफत की थी। ये सूबे शूबे नहीं हैं, ये राजवाड़े हैं, ये किंगडम्स हैं, वाइबल ही नहीं है। इतने बड़े बड़े सूबे, कोई शर्म हया भी नहीं करते हम लोग। पूरी दुनिया की मिसालें हैं सामने। ये राजवाड़े हैं, सूबे शूबे कोई नहीं है। ये इनको वायबल यूनिट्स में तकसीम करो और जितनी जिसकी हैसियत है। अब आप कह रहे हो कि वफाक कंगाल है, तो कंगाल तरीन होगा। वो तरमीम एक बहुत बड़ा धोखा था, एक बहुत बड़ी वारदात थी, जो कुछ खानदानों के लिए तो ठीक हो सकती हैं ऐसी वारदातें, अवाम के मफाद में नहीं है, कतन नहीं। पंजाब जितना बड़ा सूबा, वो इससे तो छोटे मुल्क हैं, वाइबल ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन निसार साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और यकीनन अपना जो अपना एनालिटिकल व्यू है वो हमें दे रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह हमने प्रोग्राम और सेगमेंट की शुरुआत में जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज गवर्नेंस से ज़्यादा इस वक्त सूबे के हालात हैं, टेररिज्म है, और यही वजह है कि जिस तरह आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर भी हुआ, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेररिज्म को ही बेस बनाकर एक दूसरे के साथ जो है वो रिफ्ट पैदा हुआ, और उसका नतीजा हमने पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग होते हुए देखा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम रुख करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही, उनसे जानेंगे कि सीएम की तैनाती के बाद अब जो अगले चैलेंजेस हैं उनके ऊपर कब गौर किया जाएगा, और क्या इस हवाले से पार्टी में कंसेंसस मौजूद है या फिर नहीं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा होते हुए देखी जब सुहेल आफरीदी साहब नए वज़ीर आला मुंतखब हुए। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखा जाए तो न सिर्फ ये कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी सामने हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी भी मसाइल हैं जो कि ख़ास तौर पर केपी में देखने को मिले। लेकिन गंडापुर साहब ने जिस तरीके से अपना पिछला पूरा टेन्योर गुजारा, पार्टी को मुत्तहिद रखने की भी कोशिश की, और पार्टी कारकुन की हैसियत से बहुत से आम तरीन फैसलों में उन्होंने पार्टी को सपोर्ट भी किया। उसके बावजूद भी जो मसाइल थे वो ख़त्म नहीं हो सके, जिसकी वजह से शायद हमने ये देखा कि पिछले कुछ जलसों के दौरान ख़ुद गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी होती रही, और शायद यही वो वजूहात बनी जिनके बाद गंडापुर साहब से इस्तीफ़ा लेना पड़ा, बल्कि उनको ये कहना पड़ा कि वो अपना ओहदा छोड़ दें, और खामोशी के साथ वो एक डिग्निटी के साथ अपना इस्तीफ़ा देकर उस कुर्सी से रुखसत हो गए। लेकिन अब देखना होगा कि आया एक ऐसे सूबे में जहां मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, पार्टी के कारकुनों को भी मोबिलाइज़ करना है, कितना पीटीआई का जो बर्डन है वो सुहेल आफरीदी साहब उठा सकेंगे, इस पर कुछ तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाएगा कि सुहेल आफरीदी साहब सीएम हाउस तो पहुँच गए, लेकिन जो पूरा सफ़र करके वो पहुँचे हैं उनका इस्तीफ़ा जो गंडापुर साहब थे वो मंजूर ना होना, फिर गवर्नर साहब का ये कहना कि वो मौजूद नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कहना पड़ा कि आप चले जाएं, पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस की गई? फिर JUI फे जो आप लोगों के इत्तेहादी ही समझे जाते थे वो भी आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में चले गए।
पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पे देखें JUIFA तो इत्तेहादी हमारे कहीं से भी नहीं है। बुनियादी तौर पे हम अपोजिशन बेंचेस ज़रूर शेयर कर रहे हैं और हमने कोशिश की कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे वो हमें ज्वाइन कर लें, मगर वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि सोचों का फ़र्क है। अगर सोचों के लिहाज से देख लिया जाए, बलूचिस्तान में वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत में हैं और उन्होंने वोट किस चीज़ के लिए दिया, माइन एंड मिनरल बिल के लिए। इधर बैठ के वो वफाक में वफाक की मुखालफत कर रहे हैं, KPK में वो हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, तो वो उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी। मगर जहाँ तक PTI का है, PTI अपने ज़ोर बाजू पे अपोजिशन कर रही, अपने जो इमरान खान की गाइडेंस के मुताबिक, जो विज़न के मुताबिक है, वो चीज़ें लेके चल रही है और ये इन हाउस चेंज भी उसी के समरात में आई है। अच्छा, अब सर ये जो एक कोशिश हो रही थी कि जी शायद अपोजिशन अपना कोई कैंडिडेट ले आए, आपको याद होगा लास्ट मोमेंट के ऊपर वो जो अरकान थे उनको भी आज़ाद कंसिडर कर लिया गया इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद। आपके ख्याल में क्या हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा सकती थी अपोजिशन की तरफ से? देखें, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश क्या, देखें ख्वाहिश तो शुरू से ही रही है। जब देखें बुनियादी तौर पे जनरल सीटें 115 हैं, 115 में से 92 सीटें PTI जीत के आई है, जो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा थी। तो वहाँ तो किसी को सोचना भी नहीं चाहिए था। मगर देखें एक तसलसल के साथ जिनके पास 23 सीटें थी उनको इजाफी रिज़र्व 27 सीटें दिलवाई गई, उनका नंबर 54 तक पहुँचाया गया। फिर उसके बाद अब एक और ख्वाहिश लगाई गई कि किसी तरह से इस CM के इलेक्शन को डिले कराया जाए और डिले में शायद जो बेसिकली तकिया किया हुआ था वो दहशतगर्दी अदालतों की तरफ से कि उस तरफ से कोई फैसले आएंगे, शायद लोग प्रेशर में आ जाएं या लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो इस तरह से भाई राह हमवार हो जाए। देखें सियासत बुनियादी तौर पर देखें KPK का सूबा है, आवाम से डिस्कनेक्ट होकर नहीं हो सकती। आज आप लेना चाहें हुकूमत तरीके इंसाफ से ले लें, मगर क्या सही मानों में कोई तरीके इंसाफ के अलावा चला सकता है? जिस तरह के बड़े चैलेंजेस इस वक्त KPK के सूबे को फेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त ये सोच भी सकता है वफाक में बैठ के कि वो वफाक से KP को कंट्रोल कर लेगा। नहीं सर, जो चैलेंजेस हैं आपके ख्याल में अब वो तो बढ़ते जा रहे हैं ना। मतलब गंडापुर साहब के ऊपर यही दबाव तो था कि गवर्नेंस के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, दहशतगर्दी का मसला बहुत ज़्यादा फैल रहा था, उसके ऊपर वो क्या कर सके? फिर उनसे इस्तीफ़ा लेने की वजह क्या बनी? वरना देखें अली अमीन ने अपनी सरतोड़ कोशिश की, जैसा आपने इंट्रो में भी बताया। मगर देखें जो मसाइल हैं ना, मसाइल वो खाली KPK से एसोसिएटेड नहीं है कि आप कहें कि उनका हल भी सिर्फ जो है ना उधर से निकल आएगा। वफाक को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर वफाक में बैठ के आप यूनिलैटरल पॉलिसीज़ बना लें जिनमें आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड ना लें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना इनपुट दे, उसको आप अपना हिस्सा ही ना बनाएं, तो देखें नफ़रतें बढ़ती हैं, लोगों के रिजेंटमेंट आती है। तब आपने लोगों को देखा कि लोग जो है ना निकले, लोगों ने मुजाहरे भी किए। ये KP में PTI के मुजाहरों से मैं हट के मुजाहरों की बात कर रहा हूँ, लोग अपनी लाशें लेके आए। तो वो क्या है, मतलब उस अवामी रद्द अमल का किसी ने तो जवाब देना है। तो उन सारी चीज़ों को जो है ना सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने ये फैसला किया। दुरुस्त। अच्छा, मुझे KP के हवाले से एक और सवाल सर, कि आपके ख्याल में ये जो PTI में ग्रुप बंदी है स्पेशली KP में, इसको सुहेल अफरीदी साहब कैसे ख़त्म कर सकेंगे? क्योंकि अगर सीनियरिटी वाइज देखा जाए तो वो तो गंडापुर साहब से जूनियर हैं, तो अगर गंडापुर साहब वो ग्रुप बंदी नहीं ख़त्म कर सके या अख्तलाफात नहीं ख़त्म कर सके तो ये कैसे कम कर पाएंगे? अच्छा देखें, इसमें आपको क्रेडिट अली अमीन को देना पड़ेगा। अगर ग्रुप बंदी पास्ट में रही है तो अब नहीं नज़र आई, उसकी वजह क्या है कि अली अमीन को जिस वक्त कहा गया अली अमीन ने स्टेप डाउन किया। अली अमीन ने एक नहीं 2 दफ़ा इस्तीफ़ा दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आके कहा, उसी चीज़ को इंडोर्स किया और उसने कोई पार्टीजन एटीट्यूड नहीं शो किया। और उसके बाद आप देखें कि इन 4 दिनों में जितनी मुत्तहिद तहरीक इंसाफ नज़र आई है शायद वो पिछले 1.5 साल में नहीं थी। तो देखें ये तो रोल सबको सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से इसमें क्रेडिट दोबारा से बनता है अली अमीन का कि उसने बड़ा दिल दिखाया है, उसने ग्रेस शो की है। नहीं तो आपके ख्याल में अभी इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, एक तो ये फरमाएगा कि केसेस हैं उनके फैसले भी आ रहे हैं, फिर ये कि ये सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर भी साइबर क्राइम के कुछ केसेस हैं जो कि मौजूद हैं, ये फिर किस तरह उमूर चला सकेंगे अगर इनको भी केसेस में उलझाया जाएगा?
देखिए केसेस तो सब पे होते हैं, मगर देखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुनियादी तौर पे। कोई अगर ग्राउंड की रियलिटी को देख के चला जाए, कोई बड़ी टाइमलाइन शोएल अफरीदी के पास भी नहीं है। अगर अली अमीन को 1 साल 7 माह मिले हैं तो मेरे ख्याल से जिस तरह की खान साहब की एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, शोएल अफरीदी के पास उससे भी कम टाइम है। तो ये सज़ाएँ वो चीज़ आड़ में नहीं आएंगी। बेसिकली उन्हें फोकस करके परफॉर्म करना चाहिए, दहशतगर्दी के मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए। और इवन खान साहब ने तो आज इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि उन्होंने पूरे का पूरा कैबिनेट बनाने का इख्तियार शोएल अफरीदी को दिया है। वो जिस तरह चाहें अपनी कैबिनेट बनाए, क्योंकि खान साहब ने जवाब लेना है तो सिर्फ शोएल अफरीदी से। अच्छा सर, ये मुझे फरमाएं कि अलीमा खान साहबा के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, आप क्या समझते हैं कि वैसे भी वो बड़ा क्रिटिकली उनको लिया जाता है, उनके एहतजाज, वो जिस तरह जेल के बाहर भी उनको नहीं अंदर जाने दिया जाता था, आप क्या समझते हैं, जस्टिफाइड है ये? देखिए घरों की औरतों को इस तरह से निशाना बनाना, ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता। और ख़ास तौर पे आप टारगेट किस वजह से कर रहे हैं कि वो खान साहब का मैसेज बाहर लेके आ रही हैं, और क्या। बाकी तो उनका कोई सियासी रोल नहीं है ना। वो कोई इलेक्शन लड़ी हो, कोई पार्टी की तंजीम में कोई इन्वॉल्वमेंट हो, कोई जो है ना तंजीम साजी वाले सिलसिला हो, कोई चक्कर ही नहीं। बस खाली ये है कि अडियाला के बाहर आना और बाहर आके बोलना वो खटक रहा है। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन सर, एक तो ये कि ये जो तोशा खाना 2 है, इसका आप क्या समझते हैं? मुमकिन तौर पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पीटीआई की फैसला आने के हवाले से? और ये जो खबरें आ रही हैं कि शायद खान साहब और उनकी अहलिया को एक दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा रावलपिंडी में, इस हवाले से पीटीआई की क्या मालूमात हैं अपनी? देखें पीटीआई को तो पता है ये उसी का तसलसल है। जैसा पहले 3 केसेस में यके बाद दीगरे सज़ाएँ सुनाई गई, फिर तोशा खाना 1 वाला ट्रायल पहले से अलकादिर वाले ट्रायल की सज़ाओं की क्वांटम भी पहले बाहर पता चल जाना, तो ये लिखी पड़ी सज़ाएँ हैं। ये तो सबको पता है कि ये उस तरह से स्कीम ऑफ थिंग्स चल रही हैं, मगर उससे तहरीक इंसाफ को इस प्रोसेस से घबराने नहीं लगी। इमरान खान साहब उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं और वो फेस करेंगे। अल्टीमेटली ज़ाहिरी बात है सज़ा होती है। हम फिर जिस तरह से अलकादिर में आगे हाई कोर्ट को रुजू किया है, हम दोबारा से हाई कोर्ट को रुजू करेंगे और सिस्टम के थ्रू ही इंशाल्लाह ताला एक्सोनरेट होके आएंगे। नहीं, लास्टली जो दूसरा हिस्सा था मेरे सवाल का कि क्या इनको किसी और जेल में मुंतकिल करने की जो बात हो रही है वो दुरुस्त है क्या? वो बिल्कुल, देखें ये अगर इस तरह की होगी तो उसके बारे में खान साहब ने बहनों के थ्रू कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे के रखी हुई हैं। अब वो क्या हैं वो तो उस पर वही बेहतर कमेंट कर सकेंगे, मगर इस तरह की कोई मूव होती है, ज़ाहिरी बात है एज ए पार्टी उसको चैलेंज भी करेगी, उसको रेजिस्ट भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर न्याज़ी साहब। सर, आप ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसा कि महसूस भी होता है कि बहुत से फ़ैसले होते हैं जो कर लिए जाते हैं ज़ेरे लब, लेकिन ऑफिशियली उनको अनाउंस नहीं किया जाता, क्योंकि देखा जाए तो मुकदमात के लिहाज से भी इस वक्त बड़ा एक गंभीर सी सिचुएशन है पीटीआई के इर्द गिर्द। और फिर जिस तरह बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसमें अलीमा खान साहबा के साथ भी आज हुआ है कि फ़र्द जुर्म पर आयद हुई है, लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हवाले से काफ़ी मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना किया जाए तो बड़ी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बर्डन सुहेल आफरीदी साहब के कंधों के ऊपर आ गया। अब देखना ये होगा कि आया किस हद तक वो इस ओहदे के साथ अपना इंसाफ करते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।